Hello guys, welcome to Knowledge Hub. In this video we will learn about direct taxes. पिछली वीडियो में हमने टैक्स के रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो काइंडली उस वीडियो को देखिए, हमने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो आज का टॉपिक जो है वो है डायरेक्ट टैक्सेस। सो अ डायरेक्ट टैक्स इज़ वन दैट इज़ पेड डायरेक्टली टू द imposing entity, generally government, by an individual or company. A direct tax cannot be transferred to another individual or person. जो डायरेक्ट टैक्स होता है ये जिस कंपनी पे या जिस इंडिविजुअल पे इम्पोज किया जाता है उसको डायरेक्टली पे करना होता है। जनरली इसको इम्पोज करती है गवर्नमेंट। तो जैसे कि इनडायरेक्ट टैक्स में होता है, उसमें फॉर एग्जांपल कोई कंपनी प्रोडक्ट बनाती है तो जो उसका वो टैक्स देती है वो फिर वो पास ऑन करती है जो एंड कंज्यूमर होता है, जिसको वो बर्डन बेयर करना पड़ता है। लेकिन जो डायरेक्ट टैक्सेस है इसमें वैसा नहीं है, जिस पे टैक्स इम्पोज किया जाता है उसी को वो टैक्स भरना पड़ता है। So, the person or entity who is subjected to the tax is responsible for making sure that the tax is paid. डायरेक्ट टैक्स को इम्पोज करना या कलेक्ट करना ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सो नाउ लेट अस डिस्कस वेरियस इंपॉर्टेंट काइंड्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट डायरेक्ट टैक्स है वो है पर्सनल इनकम टैक्स। पर्सनल इनकम टैक्स इम्पोज होती है इंडिविजुअल्स पे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज़ पे, अनरजिस्टर्ड बिजनेस पे एंड अदर ग्रुप्स जिसमें जिसमें कुछ पर्सनस पार्टनरशिप में हो। ये याद रखिए कि जो एग्रीकल्चरल इनकम होती है उस पर कोई टैक्स इम्पोज नहीं किया जाता है। सो नाउ लेट अस लुक एट द करंट टैक्स रेजिम एप्लीकेबल टू इनकम टैक्स, जो हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ी थी। ये जो रिजिम है ये हाल ही में जो बजट पास हुआ उसमें दी गई। इसमें क्या है, 0 से 3 लाख तक की जो इनकम होगी उस पर कोई टैक्स इम्पोज नहीं होगा। 3 से 6 लाख तक में 5% है, 6 से 9 तक 10, ऐसे 15, 20, 30। लेकिन इसमें क्या है कि जो 7 लाख तक की इनकम है उसमें हमें टैक्स रिबेट मिलता है, जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो प्रैक्टिकली जो 7 लाख तक की इनकम है तो तब तक किसी भी इंडिविजुअल को टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मिलता है 25,000 का टैक्स रिबेट। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टैक्स है वो है कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। इट्स अ टैक्स प्लेस्ड ऑन द प्रॉफिट्स ऑफ कॉर्पोरेशंस एंड बिजनेस। इट इज़ आल्सो कॉल्ड कॉर्पोरेशन टैक्स। जो भी एक फर्म होती है, एक कॉर्पोरेशन होती है, वो टैक्स रीजन्स के लिए सेपरेट एंटिटी मानी जाती है। जो भी इसके ओनर्स होते हैं, इसी कंपनी के ओनर्स होते हैं, उनको अपना पर्सनल टैक्स अलग से देना पड़ता है। और इस कंपनी में जो भी प्रॉफिट्स होते हैं, गेन्स होते हैं, उनको टैक्स लाज के तहत अपने अलग से टैक्स देने पड़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स। जो भी कंपनीज एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर हुई है, चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट, उनको कॉर्पोरेट टैक्स पे करना ही करना है। तो इसके अलग अलग रेट्स हैं। फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक कंपनी जो होती है, अगर उनका टर्नओवर है 400 करोड़ से नीचे तो उनको पे करना पड़ता है 25% कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। अगर इससे ज़्यादा है तो उनको पे करना पड़ेगा 30%, प्लस जो भी सेस या सरचार्ज उन पे इम्पोज होता है वो अलग से देना पड़ता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट काइंड ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, दैट इज मैट। MAT was introduced because there was an increase in number of zero tax paying companies। अबे जीरो टैक्स पेइंग कंपनीज को क्या होता है समझ लेते हैं। तो क्या होता था, जो भी कंपनीज होती थी वो अपनी जो टैक्सेबल इनकम होती थी उनकी, उसको वो ज़ीरो दिखाते थे कुछ टैक्टिक्स को यूज़ करके। तो जो इनका जो भी प्रॉफिट होता था उसमें से बहुत सारी डिडक्शंस करते थे। फॉर एग्जांपल जो भी लॉ के तहत एग्जम्पशंस हैं, इनको डिडक्शंस या कुछ डिप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स होता था, उनमें ये ज़्यादा खर्चा, ज़्यादा एग्जम्पशंस दिखाते थे और अपनी जो इनकम है उसको रिड्यूस करते थे। तो फिर गवर्नमेंट को दिखाते थे हमें प्रॉफिट नहीं हुआ तो इसलिए हम लायबल नहीं है टैक्स पे करने के लिए। तो इसी बैकड्रॉप में गवर्नमेंट ने मैट इम्पोज किया इन पे। तो मैट क्या है, एक मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स है
जो कि बुक प्रॉफिट पे इम्पोज होता है। बुक प्रॉफिट क्या है? बुक प्रॉफिट मतलब है जो भी अकाउंटिंग बुक्स होती हैं कंपनी की, जिसमें में ये प्रॉफिट और गेन जो है वो एंटर करते हैं। उसमें से डिडक्शंस जो भी हैं डिविडेंड से, वो अभी डिडक्ट नहीं किए होते हैं। एक ग्रॉस प्रॉफिट है विदाउट एग्जम्पशंस, डिडक्शंस और डिप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स। तो एग्जांपल से समझते हैं। अगर बुक प्रॉफिट किसी कंपनी का 10 लाख है, अब अगर इसने दिखाया कुछ एग्जम्पशंस जो लॉ के तहत लीगल है, कुछ एग्जम्पशंस इसने दिखाए, कुछ डिडक्शंस दिखाए, या डिप्रिसिएशन अब जो इसके एसेट्स हैं वो डिप्रिशिएट हो गए, उसकी वजह से ये आपने कुछ ये प्रॉफिट डिडक्ट करे, तो ये इसको डिडक्ट करके लाता था फॉर एग्जांपल 5 लाख पे, या उस अमाउंट पे जो कि टैक्सेबल नहीं होता था, तो इसको फिर इवेंचुअली टैक्स देना ही नहीं पड़ता था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जो भी आपको बुक प्रॉफिट होता है विदाउट दीज काइंड्स ऑफ डिडक्शन, आपको अब उसी पे टैक्स देना पड़ेगा। उसको बोलते हैं मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, जो कि 15% है। पहले ये 18.5 था, अब ये 15 है। अब इस कंपनी के पास ये चॉइस है, या तो ये जो नॉर्मल कॉर्पोरेट इनकम टैक्स है वो भरें, या तो फिर मैट भरें। जो भी हायर होगा वो इसको भरना पड़ेगा, याद रखें, जो भी हायर होगा, नॉट लोअर। मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स और नॉर्मल कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, या वो भरना है या मैट भरना है। जो भी हायर होगा वो इसको अब भरना है। जो मैट है ये इम्पोज होता है एट बुक प्रॉफिट, और जो कॉर्पोरेट टैक्स इनकम टैक्स होता है वो नॉर्मली इम्पोज होता है टैक्सेबल इनकम पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टैक्स इज STT, that is Security Transaction Tax. It is a direct tax charged on purchase and sale of securities that are listed on the recognized stock exchange in India. It's a direct tax levied and collected by central government. तो जो भी सेल और परचेज़ होता है सिक्योरिटीज़ का, सिक्योरिटीज़ जैसे स्टॉक से, शेयर्स है, बॉन्ड्स है, डिबेंचर्स है, जो भी स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होता है जिनका, फॉर एग्जांपल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इन पे जो ट्रेड होता है शेयर्स का स्टॉक मार्केट में, उन पे जो टैक्स लगता है वो है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। दिस टैक्स वाज प्रपोज्ड बाय P. चिदम्बरम इन 2004। नेक्स्ट है ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे कि मैट कॉरपोरेशंस पे इम्पोज होता है, तो ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स कॉरपोरेशंस पे इम्पोज नहीं होता है, इम्पोज होता है उन पार्टनरशिप्स पे जो जिनमें लिमिटेड लायबिलिटी होती है बिटवीन द पार्टनर्स। लेट्स टॉक अबाउट कैपिटल गेन्स टैक्स नाउ। तो कैपिटल गेन्स टैक्स क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एसेट है, कैपिटल एसेट है, लैंड है, हाउस है, कुछ प्रॉपर्टी है जो आपने रखी है कुछ टाइम तक अपने पास, तो टाइम के साथ साथ उसका जो वैल्यू है वो बढ़ जाता है, उसका जो होता है गेन होता है टाइम के साथ साथ। तो जब आप इस प्रॉपर्टी को बेच डालते हो तो उस पर जो आता है आपको बेनिफिट गेन आता है, तो उस पर ये टैक्स लगता है। तो ये दो तरह का होता है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड long term capital gains tax. Let us learn about them one by one. An asset held for a period of 36 months or less is called short term capital asset. कोई भी एसेट जो जनरली आपने 36 मंथ तक रखा अपने पास या उससे कम, तो वो माना जाएगा एक शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। तो अगर आप उसको बेचते हो अब, तो उस पर जो टैक्स होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स के अकॉर्डिंग होगा। लेकिन ये कुछ चीज़ों के लिए, कुछ एसेट्स के लिए अलग अलग रूल्स हैं। फॉर एग्जांपल 24 months for immovable property such as land, building, house property from 2017-18। तो अगर आपके पास immovable property such as land, building या हाउस प्रॉपर्टी है जो कि आपके पास 24 मंथ से कम है, तो इस पे जो टैक्स होगा वो माना जाएगा शॉर्ट टर्म। हाउएवर the reduced period of aforementioned 24 months is not applicable to movable property such as jewelry, debt-oriented mutual funds। जो 24 months का रूल जो कि immovable property such as building, land पे लागू होता है, ये जो movable property such as jewelry है, debt-oriented mutual funds है, उन पे लागू नहीं होता है। और कुछ assets जो कि नीचे दिए हुए हैं,
लाइक इक्विटी है, प्रेफरेंस शेयर्स है, सिक्योरिटीज़ है लाइक डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एट्सेट्रा, जो भी किसी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो। या दूसरी एग्जांपल है ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स। अब ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स होते हैं जिन पे इंटरेस्ट रेट नहीं होती है। तो ये चीज़ें जो है इन पे जो है 24 मंथ्स का रूल अप्लाई नहीं होता है, because these are called as short term capital assets when these are held for 12 months or less. However, this rule is applicable if the date of transfer is 10th July 2014. इनका ट्रांसफ़र इसके किस डेट के बाद होना चाहिए? 2014 10th जुलाई के बाद, अगर इनका ट्रांसफ़र हुआ है फ्रॉम वन एंटिटी टू अनदर एंटिटी और फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, तो इन पे 24 मंथ्स वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। दिस इज एक्चुअली अपोजिट ऑफ शॉर्ट टर्म। एन एसेट held for more than 36 months is a long term capital asset. They will be classified as long term capital asset if held for more than 36 months. अब जो केस है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, हाउस प्रॉपर्टी है, अब ये अगर किसी इंडिविजुअल के पास है 24 मंथ्स 24 मंथ्स या उससे ज़्यादा, तो ये माने जाएंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। तो इन पे जो टैक्स लागू होगा वो होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एसेट्स टैक्स। और वैसे जो इक्विटी है, प्रेफरेंस शेयर्स है, सिक्योरिटीज़ है, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स है, जो भी लिस्टेड है ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस, या ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स है, ये अगर किसी इंडिविजुअल के पास है फॉर मोर देन 12 मंथ्स, तो ये माने जाएंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, और इन पे जो होगा टैक्स लागू वो होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। तो लास्ट में हम जानेंगे वो टैक्स जो कभी लागू हुआ करते थे लेकिन अब उनको अबॉलिश किया गया है। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा टैक्स कब अबॉलिश हुआ है, इसकी डिटेल आपको जानना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आपको डेट याद रखना है कौन सा टैक्स पहले था अब अबॉलिश हुआ है। जैसे कि वेल्थ टैक्स है जो कि अबॉलिश हुआ है 2015 में, एस्टेट टैक्स अबॉलिश्ड इन 1985, गिफ्ट टैक्स विच वाज अबॉलिश्ड इन 1998, और फ्रिंज बेनिफिट्स टैक्स जो कि अबॉलिश हुआ विथ इफेक्ट फ्रॉम 2009। तो ये सब था डायरेक्ट टैक्स के बारे में। अगला वीडियो आने वाला है इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में, जिसमें हम स्पेसिफिकली जीएसटी पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और कोई बेनिफिट हुआ इससे आपको, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।